हाँ जी। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। आज हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ में एरेज की एप्लीकेशन, यानी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एरेज को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले डाटा स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल है, यानी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डाटे को किसी भी फॉर्म में अरेंज करना हो, फाइल्स को अरेंज करना हो, तो उसके लिए ये एज अ डाटा स्टोरेज के तौर पे, डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए एरेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाटे को तरतीब से रखते हैं, या डाटे को ज्यादा डाटा हो, जहाँ पे जैसे 100 का एरे बनाती हूँ मैं, उसके अंदर 100 तरह की स्ट्रिंग, जैसे स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम जो है, मेरे पास स्टूडेंट हैं 56 हैं आईसीटी के। ठीक है, तो उनका मैंने रिकॉर्ड रखना है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं कोई ना कोई टेबल बना के एक्सेल के फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड जो है वो सेव कर लेती हूँ, या डेटाबेस के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है वो सेव कर लेती हूँ। तो वो जो सेव करूंगी वो हार्ड डिस्क में अंदर किस तरीके से, कहाँ पे जो है वो सेव होगा, किस फॉर्म में सेव होगा, हर स्टोरेज के अंदर किस फॉर्म में सेव होगा, उसके लिए एरेज का इस्तेमाल, टू डे एरे का इस्तेमाल, टू डिमेंशनल या मल्टी डिमेंशनल एरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसकी एक रीजन इसकी समझ आ गई कि डाटा स्टोरेज में वो कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम डाटे को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना हो तो एरेज का यूज करते हैं, यानी हार्ड डिस्क के अंदर हो या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग होता है कि सीपीयू जब काम करता है, बहुत सारे प्रोसेसर जो हैं, बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। जैसे अभी यही अभी बात करूं, मैंने जूम भी चलाया हुआ है, मैंने व्हाट्सएप भी चलाया हुआ है, मैंने ब्राउजर भी चलाया हुआ है। और ये सारे एट द सेम टाइम तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे ना, ये मेमोरी में, रैम में इकट्ठे होते हैं, रैम में इकट्ठे होके फिर ये जो है आगे फर्दर जो है ये जाते हैं। ठीक है, यानी ये आगे फर्दर जो है इकट्ठे होते हैं, और फिर वन बाय वन जो है वो सीपीयू के पास जा रहे होते हैं। एक प्रोसेस जाता है, दूसरा आता है, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में सीपीयू सीपीयू जो है वो हर टाइम सारे प्रोसेस को इकट्ठा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, तो वो शेड्यूल बना लेता है कि इस टाइम पे ये प्रोसेस आएगा, नेक्स्ट टाइम पे ये प्रोसेस आएगा। तो वो जो शेड्यूल होगा वो किस फॉर्मेट में सेव होगा? एरे के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से मुराद क्या है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि आपने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से मुराद ये है, जो इमेज होगा वो कन्वर्ट होगा 1010 की फॉर्म। ठीक है, डाटा जो है उसका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होके वो जो डाटा होगा, वो सेव होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म पता है ना? मैथ के अंदर आप मैट्रिक्स यूज करते थे, जो बड़ी सारी ब्रैकेट होती थी, और फिर वो टेबल्स की फॉर्म में, यानी एक तरह से वो टेबुलर फॉर्म में डाटा जो है वो सेव होता था। तो वो ये जो इसका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, यानी इमेज जो भी प्रोसेस किया जाता है, मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को कोई इमेज देती हूँ, वो इसको एनालाइज करता है, इसका कलर चेंज करता है, इस पे मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो पहले उस इमेज को कन्वर्ट करता है 10 यानी बाइनरी फॉर्म में। वो बाइनरी जो फॉर्म होगी वो 2D एरे की फॉर्म में वो उसको सेव रखता है। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एरे कैन बी स्टोरिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट, क्योंकि ये टेबल की फॉर्मेट में होता है। तो स्क्रीन जो पे जो इमेज नजर आता है वो पिक्सेल्स की फॉर्म में, वो भी एरे होता है। ठीक है, उसके अलावा एरे जो है, स्टूडेंट फ्रेंड्स की लिस्ट आपने सेव करनी है, कंटेक्ट सेव करने हैं, उसके लिए यूज होता है। सेल फोन के अंदर जो कंटेक्ट्स आपके सेव होते हैं वो भी किस फॉर्म में सेव होते हैं? वो भी एरेज की फॉर्म में सेव होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग में
ऑनलाइन टिकट बुकिंग कॉन्टेक्ट्स ऑन अ सेल फोन फॉर सीपीयू स्केजुलिंग इन कंप्यूटर, सीपीयू के लिए भी यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा डाटा स्टोरेज के लिए है, स्टैक्स और क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि स्टैक्स और क्यूज जो हैं ये भी डाटाबेस की ही फॉर्म, वो डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म होती हैं। तो जहाँ पे स्टैक्स बनाने हो, क्यूज बनाने हो, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, एरेज का। डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा सेव होता है। जहां जहां पे टेबल्स की शक्ल में डाटा सेव होगा वहां पे एरेज का इस्तेमाल होगा। ठीक है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने के लिए भी, यानी स्टैक्स और क्यूज वगैरह को यूज करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में मैं बता चुकी हूँ, सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए इंडेक्सिंग बनानी हो जहाँ पे, जैसे हमारी ये फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैंने सेव रखा हुआ है। ठीक है। मैं इसको तरतीब देती हूँ, ये इसकी इंडेक्सिंग करती हूँ। तो इसको तरतीब देने के लिए, इसके नंबरिंग के लिए एरेज का यूज किया जाता है। अच्छा, अपने अपने अटेंडेंस आप लोगों ने लगा ली है, अपने अपने अटेंडेंस लगा ली हो तो अब लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। समझ आई है इसकी एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं? किसको समझ आई है? अपना माइक आप लोग ऑन करके आप लोग बोल सकते हो, बता सकते हो कि क्या समझ आया है, इसकी एप्लीकेशन का पता चला है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, रिवाइज करवा लो जल्दी से। जैनब आप बताओ मुझे। जी मैम। हाँ, तो क्या क्या पढ़ा हमने? एरे को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? सेल फोन में, और जहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में हमें डाटा स्टोर करना होता है वहाँ पे एरेज को इस्तेमाल करते हैं। एरेज और को बुकिंग इस्तेमाल में, करते हैं। हम्म, टिकट्स की बुकिंग में, और इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में, सीपीयू डाटा स्केजुलिंग स्टोरेज में, में। डाटा स्टोर करने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, हर जगह पे किसका इस्तेमाल होता है? एरेज का साइंटिफिक इस्तेमाल। एरेज कंप्यूटिंग। हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेशन, डाटा स्टोर जहाँ पे आपने तरतीब से डाटे को रखना हो ना, वहां पे किसका इस्तेमाल करते हो? वहां पे एरेज। एरेज अरेज का। का। ठीक है। अब बेशक अपने माइक आप लोग ऑफ करो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एरे को कल हमने देखा था कि एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो ये इसका एक प्रोग्राम है जिसमें ये वैल्यूज जो है वो एरेज की फॉर्म में रखी जाएंगी। इसमें हमने एरे के अंदर साइज नहीं देना। ठीक है। इसमें डायरेक्ट हमने क्या करनी है, वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है। करनी जितनी है। वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उतनी मेमोरी लोकेशन बन जाएंगी, उतनी मेमोरी लोकेशन से आप क्या करते हो, उस उतने ही वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली उतनी ही मेमोरी लोकेशन बन जाएंगी। इंटीजर टाइप का आपने एक एरे लिया, उसका नाम रखा किस नाम से? टेम्प के नाम से। ठीक है। टेम्प के नाम से आपने उसका नाम रखा, ये है। ठीक है। और उसके अंदर पहली लोकेशन पे आ जाएगी 2, दूसरी लोकेशन पे आ जाएगी 20। ठीक है। तीसरी लोकेशन पे 15, चौथी पे 254 और पांचवी पे, टोटल कितनी लोकेशन का ये एरे है? 5 लोकेशन का ये एरे है। जिसमें उसने क्या करना है, वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2 की 0 पे आ जाएगी, 20 इसी तरह से इनिशियलाइज कर देगा। अब इसको प्रिंट करना हो तो मैं लूप का यूज करूंगी। कहाँ से लूप स्टार्ट करूंगी? 0 से स्टार्ट करूंगी। और टेम्प डॉट लेंथ, यानी इस टेम्परेरी इसकी लेंथ जो है वो उसको, लाजमी बात है हमें तो नहीं पता कि कितनी वैल्यू पीछे से उसने इनिशियलाइज की है। तो डॉट लेंथ के जरिए उस एरे की लेंथ मालूम की जा सकती है। डॉट लेंथ वो वेरिएबल है जो कि इसकी मेमोरी, एरे की टोटल मेमोरी लोकेशन को बता रहा होगा।
तो टेम्परेरी मतलब एरे, एरे की आगे फर्दर जो सब उसका फंक्शन है वो है लेंथ। एरे की लेंथ मालूम करने के लिए एरे का नेम डॉट लेंथ दिया जाता है, जिससे उसकी एरे की लेंथ मालूम हो जाएगी। तब तक लूप चलता रहेगा जब जब तक उसकी लेंथ होगी। तो वो टोटल 4 तक लूप चलेगा और उसकी वैल्यू जो है वो क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। तो क्या मैम हम यहाँ पे 0 to 4 नहीं लिख सकते, i < 4? हमने ना सारा काम डायनामिक तरीके से करना है, हमने कोई भी चीज कोशिश करनी है फिक्स्ड या कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं डालनी, ठीक है। दे दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। फोर भी नहीं देंगे, 5 देंगे। और लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इस तरीके से जावा के अंदर सारी प्रोग्रामिंग जो है, वैसे प्रोग्रामिंग सारी आप लोगों की डायनामिक देनी होती है, कोई भी वैल्यू फिक्स ना करो। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोग्रामिंग टाइम पे किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देती हूँ या कम कर देती हूँ, तो डॉट लेंथ ऑटोमेटिकली उठा लेगा वैल्यू। तो हमें वैल्यू फिक्स देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया, लेकिन प्रोग्राम करते हुए ड्यूरिंग जो इसकी वैल्यू है मैंने 2 बढ़ा दी, ठीक है। ऑटोमेटिकली बढ़ गई, 7 हो गई, जबकि मेरा लूप तो चलेगा कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। तो मुझ बजाय इसके कि मैं यहाँ पे भी तब्दीली करूं फिर बाद में देखूं, या देखूं आखिरी 2 वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रही, क्या मसला हो रहा है, बाद में आके देखा मैंने तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू लगाई हुई थी। तो उससे बेहतर है कि मैं डॉट लेंथ के जरिए उसकी ऑटोमेटिकली लेंथ निकाल, ठीक है। जब मेरे पास ठीक है, ऑप्शन सही। अवेलेबल है तो मैं उसी को ही इस्तेमाल कर लूंगी। इससे ये होगा जितनी लेंथ होगी वहां तक आपका एरे जो है वो प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू उठा लेगी, ठीक है। अगला है कि 1 डायमेंशनल एरे है, उसको डिक्लेयर करना है और उनकी वैल्यू को सम करके दिखाना है। तो एरे के नाम से मैंने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू जो है वो सेव कर दी, 14, 16, 34, 43, 77। ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो वैल्यू अब हम देख लेंगे, बाद में करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो प्रोग्राम है इसको मैं जो है आज आप लोगों को ना मैं इक्लिप्स के अंदर प्रोग्राम रन करना दिखा देती हूँ। इक्लिप्स क्या है, बेसिकली हमारा आईडीई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पे प्रोग्राम लिखते भी हो कहीं पे रन भी करते हो, आपको अलग से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड देने की जरूरत नहीं होती। इक्लिप्स में कैसे क्रिएट करते हैं, ये इक्लिप्स है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने इसको इंस्टॉल किया। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, उसके अंदर फाइल ऐड करोगे, फाइल ऐड करके उसके अंदर क्लास ऐड करोगे, ठीक है। ये मैंने इक्लिप्स इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है इसको कर लें, वरना वो सबसे आसान तरीका, आम से आम पीसी के अंदर भी वो इजीली कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो है वो रन हो जाता है, ठीक है। इस क्लास का नाम रखा मैंने मेन, और इसके अंदर मैं डिक्लेयर कराती हूँ, बल्कि मैं यहाँ से ना आपको सारा शुरू से ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने फाइल में गई, न्यू, न्यू में मैंने न्यू जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इस जावा प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा एरे, ठीक है। और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करके ये जो है ये मेरा मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये है एरे का प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाके मैंने नई क्लास, न्यू जाके न्यू क्लास ऐड करनी है, ठीक है। और इस क्लास का नाम मैंने रखना है एरे मेन। एरे मेन के नाम से इस क्लास का इसका नाम रखा मैंने, ठीक है। पब्लिक है और ये सारी चीजें ऐड कर दी।
ये मेन डॉट जावा के नाम से मैंने इसको एंटर किया हुआ है। ठीक है। इसको रन करना हो, सिंपल रन में जाके इसको मैं रन कर दूंगी, तो ये देखो ये इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। हम्म। अब इसके अंदर मैं एरे डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है। एरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एरे डिक्लेयर करूंगी, एरे का नाम लिखूंगी, मैं यही कर लेती हूँ। ठीक है। एरे के नाम का एक एरे लिया, उसमें 5 वैल्यू ली और उसको हमने उसका क्या करना है, सम करना है। तो हाँ, तो इंटीजर टाइप का आपने एरे लिया, इंट एरे, एरे को ब्लैंक के साथ शो करना है। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए आप फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी वैल्यू कॉमा दे के देती रहूंगी। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर ली मैंने। अब इसको इस्तेमाल करना है, मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिससे लूप चलाना है, और एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर इसकी एरे की वैल्यू को सम करूंगी। वो भी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, एल के नाम से। एल को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, एल से मुराद ये है लूप वेरिएबल। और एक और वेरिएबल लिया सम के नाम से, और सम की वैल्यू भी कर दी 0। सम की वैल्यू क्यों 0 करेंगे? क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते। सम की वैल्यू इसलिए 0 करेंगे कि 0 के अंदर कुछ भी ऐड किया जाए तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 0 के अंदर मैं 12 ऐड करूंगी तो 12 ही आ जाएगी ना। और सम जो है वो खाली भी नहीं होगा, और उसके अंदर वैल्यू भी है वो वाली इनिशियलाइज हो जाएगी। मैंने क्या लगाया इसके अंदर, लूप लगाया। लूप के जरिए वाइल लूप लगाती हूँ। लूप के जरिए मैं एरे की लेंथ तक जाती हूँ, एक एक एरे के वेरिएबल को वैल्यू को लोकेशन को एक्सेस करूंगी, उसको जमा कराऊंगी। जमा करा के फिर आगे नेक्स्ट पे मूव करते आएंगे। तो लूप मैं लगा रही हूँ वाइल लूप। इसमें सेम वही लूप जो है वो यूज होते हैं। वाइल लूप में एल है मेरा वेरिएबल, जिसके और लेस देन जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ को यूज करना है। ठीक है। और अब एरे एरे की वैल्यू को एक्सेस करना है और उसको सम के अंदर ऐड करना है। एरे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, ये इवन वैल्यू को कर रहा है, हमने इवन वैल्यू को नहीं कराना, बल्कि हमने टोटल सम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल जो है वो प्रिंट भी कराएंगे और साथ में ये वाला यूज करेंगे, बाहर वाला लूप जो है वो यूज नहीं करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के जरिए हमने वैल्यू एरे की प्रिंट करा दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर जाके आपने प्रिंट कराने हैं एरे के एलिमेंट। तो एरे के एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए आप क्या यूज करते हो, एरे और उसके अंदर एल की वैल्यू, एल की वैल्यू। ठीक है। और प्लस करके साथ में बैक स्लैश टी यूज करोगे, ताकि वो क्या टैब यूज करे या बैक स्लैश एन यूज करोगे। बैक स्लैश एन वही होता है नई लाइन पे लाने के लिए। ठीक है। और सम में क्या करोगे, सम में एरे की वैल्यू को सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे की वैल्यू जो है, जो एल है,
उसको वैल्यू को क्या करोगे, सम कर लोगे, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के इधर जो है एल प्लस प्लस कर लोगे। ठीक है, एल प्लस प्लस, एल प्लस प्लस एरे को इंक्रीज कराने के लिए। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, इसको रन किया। ठीक है, तो हाँ बाहर आके इसको प्रिंट भी कराना है, सिर्फ वैल्यू जो है वो प्रिंट करा रहा है 12, 13, 54, 56, 23। सम की वैल्यू को चूंकि मैंने अभी प्रिंट ही नहीं कराया इसलिए वो शो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रिंट मैंने कहाँ कराना है, बाहर, वाइल के बाहर कराना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट। अब इसमें ये है वो आपको एरर तक उसी टाइम भी बता देता है, डॉट आउट डॉट और 3 का भी बता देता है कि ये इस फंक्शन को, इस मेथड को यूज करने का तरीका क्या है। ठीक है, और इसमें करोगे सम ऑफ एरे इज इक्वल टू, प्लस करके जो सम की वैल्यू होगी वो। ठीक है, दोबारा रन करती हूँ। ये देखो सम भी वो साथ के साथ शो करा रहा है। यहाँ से इसकी अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट भी कर दो। ये ये आउटपुट के लिए है, नीचे वाला ये आपका कोड लिखने के लिए, कोड भी वही लिख रहे हो, रन भी वही कर रहे हो। नई फाइल ऐड करनी है, नई कोई क्लासेस ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे कर रहे हो, क्लासेस ऐड करके उसको साथ में एग्जीक्यूट भी करा रहे हो। ठीक है, तो ये इक्लिप्स जो है वो आसान तरीन तरीका है आपके जावा के प्रोग्राम को रन करने का। ठीक है, तो इक्लिप्स इंस्टॉल करना चाहो तो नेट से आप उसका सेटअप लेके अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एरे का प्रोग्राम जो है ये है इवन वैल्यूज वाला। आपने ऑड वैल्यूज करनी है तो इसी तरह से नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो ऑड वैल्यू जो है वो भी क्या कर देगा, जमा करके शो कर देगा। तो आप लोगों ने ये करना है 9.6 करना है, 9.6 ए ये हो गया, और 9.6 बी करना है। इसमें इवन वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, जबकि आपने क्या करना है, ऑड ऑड वैल्यूज को उनको प्रिंट भी करना है और उनको ऐड भी करना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मल्टी डिमेंशनल एरे है। आप लोगों ने थ्योरी में क्या प्रिपेयर करना है, आप लोगों ने थ्योरी में प्रिपेयर करना है एरे की डेफिनेशन, एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका, एरे की वैल्यू को प्रिंट करने का तरीका। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखना है इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पीछे गिवन है, ये रहे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेम्परेचर ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का करना है तो उसके लिए आए टेम्परेचर के नाम का आपको एरे लेना पड़ेगा। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन वैल्यूज इन अ लिस्ट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, उसका प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट कराना। ठीक है, अच्छा। लिस्ट जो है वो चेंजेबल नहीं होगी। इसी तरह आप लोगों के पेज नंबर 292 पे भी कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो भी कर लोगे और ये भी कर लो। ठीक है, तो ये हाँ ये सेल्फ टेस्ट वाले जो प्रोग्राम है ना, पेज नंबर 292 पे एक है, और टोटल ये है 4। तो ये 4 प्रोग्राम जो है आपने 1D एरे में, 1 डायमेंशनल एरे में करने हैं, कर लोगे। और मुझे आज के आज वो जो ग्रुप्स हैं एक तो वो शेयर करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट असाइन करने हैं और इन्हीं दिनों में आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो आप लोग क्लास में चले गए हो सारे? इधर ही है मैम। अच्छा, लग नहीं रहा कि आप लोग इधर हो। और बच्चे जिन जिन की अटेंडेंस नहीं हुई अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट में शेयर कर दें, लाजमी शेयर कर दें, ये ना हो फिर आप लोग की अटेंडेंस होने से रह जाए। ठीक है, 20-22 के करीब तो तकरीबन लोग हैं ऐसे जिनकी अटेंडेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
तो आप लोगों का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन पहली चीज है आप लोगों का लाइव लेक्चर लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर में उस तरीके से तो चीजें नहीं होती ना, जैसे क्लास में आप बैठे होते हो तो ऑब्वियसली आप लोग इजिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो चीज समझ नहीं आ रही होती वो भी पूछ सकते हो, लेकिन बाद में जब देखा समझ ना आए फिर क्या करोगे। और तस्लीम क्लास अटेंड नहीं करती। और बच्चे जिन लोगों ने, जो लोग किसी भी मजबूरी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सकते, जब वो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं या यूट्यूब पे लेते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना रोल नंबर और नेम शेयर कर दिया करें, ताकि मैं उन रोल नंबर और नेम को जो है मैं अटेंडेंस उनकी लगा सकूं, वरना मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ठीक है। तो अ, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। और मेरी स्क्रीन नजर आ रही थी। जी मैम। जी है। चलो, हम्म। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, और फिर उसके बाद मैं मीटिंग बंद करने लगी। पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। मैम। अच्छा, समझ आ गई है। असाइनमेंट पता है क्या करनी है। मैम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपने कहे हैं। हाँ, पहले जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 292 और 293 पे, थ्री पे। मैं ग्रुप में भी भेज रही हूँ। असाइनमेंट है आज की। ये कल तक आप लोगों ने मुझे हर सूरत असाइनमेंट जमा करानी है, और ग्रुप्स के नेम भी लाजमी भेजने हैं। आप जैनब को अपने अपने ग्रुप के नेम भेज दो इनबॉक्स में। ठीक है, और जैनब जो है वो मुझे उसकी रिटर्न फॉर्म में लिख के भेज देगी। ठीक है। जी मैम समझ कोई आ बच्चा गई। नहीं भेज रहा, मैंने कल से 2 बार कहा है। जो नहीं बनाते ना, तो फिर उनको ऐसा करो कि फिर मैं उनके जो सेशनल है वो नहीं दूंगी। सेशनल तो अभी भी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो मैं ग्रुप में भी कह देती हूँ। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर मैं बंद करने लगी। है कुछ क्वेश्चन मैम बस कुछ। बंद कर दें। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। फिर मैं व्हाट्सएप अल्लाह पे हाफिज। मुझसे पूछ लेना जो पूछना।